morning students, I am Renu Yadav and today our topic what is our system of elections। जो हमने वीडियो किया था, चैप्टर का टॉपिक था वो हमारा था वाई इलेक्शंस। तो उसमें हमने क्या था कि देवीलाल वाला एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्या था व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, क्या सभी इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक होता है। फिर उसके बाद क्या था इज़ इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या कंपटीशन जो होते हैं पॉलिटिकल डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती है, अपोजिट पार्टी होती है, क्या वो हेल्दी है नहीं है, मतलब उसका फ़ायदे है या नहीं है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये 9th क्लास का सिविक्स का 3rd चैप्टर है। इसमें हम करेंगे आज कि इलेक्शंस जो है किस तरीके से होता है। जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, तो ये तो आप सभी जानते हो कि इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। इसमें हमने पार्लियामेंट वाला टॉपिक किया था, तो पार्लियामेंट में हमने क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। और लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा के इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स में किए जाते हैं, और राज्यसभा के इलेक्शन जो है एवरी 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स को जो है न्यू रिप्रेजेंट किया जाता था। 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है, उसमें उसकी जगह न्यू मेंबर्स को ले लिया जाता है 1/3 को ही। दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शंस, ये तो था जनरल इलेक्शंस की एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शंस हो रहे हैं। कुछ टाइम के लिए सभा को डिसोल्व कर दिया जाता है उस टाइम में जिस टाइम में इलेक्शंस होते रहते हैं। तो इलेक्शंस का डिसीजन नहीं आता जब तक सभा क्या रहती है, डिसोल्व रहती है, मतलब कोई भी जो है लीडर वो लीडर नहीं होता उस टाइम। फिर उसके बाद इलेक्शंस हो जाता है, तो जो जीत जाता है वो फिर वापस से लीडर बन जाते हैं। इस तरीके का जो होता है वो तो कह रहा था जनरल इलेक्शन। कुछ जो इलेक्शंस जो होते हैं बाई इलेक्शंस भी कहलाते हैं। वो बाई इलेक्शंस कौन से होते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बाई इलेक्शंस, या हाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट द बाई इलेक्शंस, ये भी हो सकता है। तो इलेक्शन और बाई इलेक्शंस में क्या फ़र्क है। बाई इलेक्शंस का मतलब है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में या 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस होना। वो 1 या 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वैकेंसी जो है फिल की गई थी वह किसी न किसी रीजन से वो लीडर की डेथ हो गई या उसने रिजाइनेशन दे दिया। तो रिजिग्नेशन देने के कारण वो सीट पर दोबारा हमने कोई लीडर को रिप्रेजेंट कर ले, इसलिए वहाँ 1 या 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस होते हैं। अब हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब चुनाव का जो एरिया है वो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग रहते हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है लीडर को वोट देंगे, दूसरे में नहीं दे सकते। तो ये कैसे करेंगे डिसाइड, तो यदि जैसे हमने हरियाणा का एग्जांपल देखा था कि हरियाणा में जो टोटल है 90 एमएलए बने थे, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 60 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये देवीलाल को मिल गई थी, है ना। देवीलाल को जो मिल गई थी, तो इट मीन्स कि टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 90 में से 60 सीट जो है देवीलाल जीत चुका है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, कि हरियाणा का जो एक एरिया है, हरियाणा के उस एरिया में मान लीजिए, जैसे आपको ये एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि ये हमारा हरियाणा का एरिया है, तो इसमें ये 1 कॉन्स्टिट्यूंसी 2 3 4 इस तरीके से 90 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ठीक है, फिर किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मान लीजिए यहाँ से कोई लीडर की डेथ हो गई, तो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है दोबारा इलेक्शंस होंगे, इन सभी में नहीं होंगे। इसमें जो लोग रहते हैं वही केवल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने रिप्रेजेंट को चूज करेंगे। तो ये होती है कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस तरीके से हरियाणा में जो है कितनी थी, टोटल 90 थी, 70 सीट उसमें से किसको मिल गई थी, देवीलाल को मिल गई थी। तो इट मीन्स कि 70 कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया वो एक ही पार्टी थी उधर। वाई अवर कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्वायर दैट द कॉन्स्टिट्यूंसी, अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी की क्यों रिक्वायर्ड हुई, तो देखो मान लीजिए हम पूरे स्टेट का एक ही बार में इलेक्शंस करवा रहे हैं और एक ही जगह वोटर इलेक्ट्रोलर मशीन है, तो वहाँ पर पूरी पब्लिक का एक जगह पहुँचना, फिर वहाँ पर वोटिंग सिस्टम जो है पीसफुली तरीके से हैंडल करना, तो ये बहुत ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कराने से रिप्रेजेंट को जो है ईजिली चूज किया जा सकता है। इसी तरीके से एमएलए चूज किया जाता है और इसी तरीके से एमपी चूज किया जाता है। ईच पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ विद इन द सेवरल असेंबली, इसमें बहुत सारी असेंबलीज होती है। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई, और से प्रिंसिपल यही अप्लाई होते हैं जो एमपी के लिए अप्लाई किया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो रूल्स अप्लाई किया वही एमएलए के लिए भी अप्लाई किया, और वही जो है लोकल गवर्नमेंट जो है या सरपंच या म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है उनके लिए भी, पंचायत राज के लिए भी वही प्रोसेस को अप्लाई किया गया है कि अपने अपने एरिया से आपको अपने अपनी जगह से लीडर को चूज करना है।
तो ये तो था हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इलेक्टोरल किया गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा हुआ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिजर्व कर लेना, हम बोलते हैं ना कि रिजर्व कर ली, इट मीन्स कि उसको हमने सेव कर लिया, उसके लिए हम कुछ स्पेशल कोटा देंगे किसी भी तरीके का, तो वो होता है रिजर्व। अब इसमें क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उनको ये चिंता हो रही थी कि किस तरीके से हम इलेक्शंस को, ओपन इलेक्शंस का कंपटीशन यदि हेल्ड करवाते हैं तो जो बैकवर्ड एरिया जो है, जहाँ एजुकेटेड पर्सन नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ एरिया, वो वाला एरिया जो है पीछे रह जाएगा और उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। तो इसके लिए ये रिक्वायर्ड पड़ी थी रिजर्व की, दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन सर्टेन द वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करना पड़ा एरिया को, मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्ट, कि उनको भी गुड चांस दिया जाए, यदि नहीं दिया जाएगा तो वो वहीं पीछे के पीछे ही रह जाएंगे और लोकसभा में उन्हें भी आने का मौका दिया जाए ताकि वो भी अपने एरिया के लोगों को जो है डेवलप कर सके, उनके फेवर में बात रख सके। इसलिए सो द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट्स दैट द स्पेशल सिस्टम ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसलिए स्पेशल सिस्टम बनाया वीकर सेक्शन के लिए। अब इसमें क्या क्या, शेड्यूल कास्ट का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, SC। सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। इसी तरीके से कुछ है शेड्यूल ट्राइब्स के। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो लोकसभा में जो है 84 सीट्स है और रिजर्व की गई है, और शेड्यूल्ड कास्ट की 47 सीट रिजर्व की गई है। 26 जनवरी 2019 में ये जो है एक्ट पास किया गया। दिस मेंबर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ देयर द शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में से 46 से 47 रिजर्व किया गया। नेक्स्ट है हमारा वोटर लिस्ट, कि अब वोटर लिस्ट किस तरीके से, मतलब लोग वोट डालेंगे तो कौन वोट डालेगा, कितनी एज जो है डिक्लेयर करी उन्होंने वोटर के लिए, ये चीज़ें। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइडेड द नेक्स्ट स्टेप टू द डिसाइड हु कैन नॉट वोट, कि कौन वोट डाले और कौन वोट नहीं डाले। एवरी पर्सन जो है, एवरी वन इंडिया सिटीजन जो है, उन सबको ये राइट मिला है कि वो वोटिंग का राइट है। तो उनका क्या होगा, पहले कॉमनली उनको वोटिंग लिस्ट में उसका नेम डाला जाएगा। दिस लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल कॉल्ड द इलेक्टोरल, इसको यहाँ से देखिए दोबारा, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, जो वोट के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी बिफोर इलेक्शंस होने से पहले उसके लिए लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। उस लिस्ट में उन लोगों का नाम होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से लोग जो है वोट डालेंगे, उन सब का नाम उसमें होगा और उसे ही कहा गया वोटर लिस्ट। अब इसमें कौन कौन होंगे, तो वो सभी होंगे जो 80 ईयर्स से अबव होंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी सभी को, चाहे वो पुअर पर्सन हो या रिच पर्सन हो या एडल्ट हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच, ये इनका डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स है कि 18 ईयर्स के बाद सभी को जो है राइट है। हाईली एजुकेशन, चाहे उसने हाई एजुकेशन ली हो या अनएजुकेटेड हो, लेकिन सभी को जो है वोट डालने के लिए इक्वल राइट है। इसके साथ जो नेक्स्ट है हमारा है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, की कैंडिडेट का अब नॉमिनेशन कैसे हुआ है। एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शंस होते थे, ठीक है। जहाँ पर इलेक्शंस होंगे उस प्लेस पर जो है लिस्ट ऑलरेडी पहुँच जाएगी, ताकि वोटिंग डालते समय कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोग वहाँ आकर वोट ना डाल सके। उनकी आइडेंटिटी कार्ड उनके साथ होगा, जिसे EPIC कहा गया, इलेक्शंस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसको साथ में लेकर जाना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन के लिए, और फिर वो जाके 1 पर्सन 1 वोट रहेगा कि एक ही कैंडिडेट अंदर जाए और रिक्वायर के अकॉर्डिंग वो अपने कार्ड दिखाओ और वोट डालो। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैसे हो, मतलब कि जो जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं वो जो लीडर जो है, उन लीडर को कैसे चुना जाए। कि कोई भी जाके ये कह देगा कि भाई मेरे को लीडर बनना है, आप लोग मुझे वोट दो, नहीं। उसके लिए भी उसको परमिशन लेनी होगी, तो उसकी क्या एज होगी, कहाँ से उसको परमिशन लेनी होगी, ये सब चीज़। तो उसकी जो एज है, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। वोटिंग डालने के लिए 18 ईयर्स चाहिए, और वोटिंग में कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। वो किसी भी क्राइम में ना हो, क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड ना हो कोई भी, और वो किसी भी एक पार्टी से जो है परमिशन लेगा, अपनी कोई भी पार्टी उसे नॉमिनेट करेगी तब जाके उसे पार्टी की टिकट मिलेगी और वो उस पार्टी की साइड से इलेक्शंस लड़ सकता है। Everyone person who wish the cannot the elections it fill the nomination for the give some money, उसके लिए सिक्योरिटी के लिए उसे कुछ मनी डिपॉजिट करवानी होगी,
और अपना जो है पूरा बायोडाटा का रिकॉर्ड उधर जमा कराना पड़ेगा, उसको पीछे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो वो सारा उसे देना पड़ेगा, एजुकेशन अपनी बतानी पड़ेगी और जब जाके उसका रिकॉर्ड होगा। तो ये था हमारा आज का। हैव ए नाइस डे।